चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग टर्मिनोलॉजी को समझें, जो टर्मिनोलॉजी हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। सबसे पहला टर्मिनोलॉजी जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वो है कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये होता क्या है? कोहेसिव मतलब एक जैसे पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है, और एक जैसे पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ये वाटर के केस में काफी हाई। इसको समझने के लिए अगर मान लो आप वाटर के दो ड्रॉप्स को बिल्कुल पास पास रख दो, वाटर के दो ड्रॉप्स को बिल्कुल पास पास रख दो, तो आप क्या देखोगे कि वाटर के ड्रॉप्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो एक दूसरे के साथ अटैच होकर के इस तरह से ज्वाइन करके स्ट्रक्चर बना लिया। दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, आपको दिखेगा दे आर मूविंग। तो इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो काफी हाई होता है। इवन आपने देखा होगा कि वाटर की सरफेस पे कुछ इंसेक्ट को बैठा हुआ देखा होगा, तो वो कैसे बैठ पाते हैं? ड्यू टू दिस अट्रैक्शन, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन फोर्स, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी हाई होता है। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण हम यहाँ पे आगे जो प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पे आपको दिखेगी। सेकंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे आप इसको एग्जांपल से समझो, मान लो कि आपने एक पानी का गिलास ले लिया और इस पानी के गिलास में कुछ आइस क्यूब्स डाल दो यहाँ पे। अब इस आइस क्यूब्स डालने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, तो आप देखोगे कि एटमॉस्फेरिक वाटर जो उसके एटमॉस्फेरिक एयर जो है उसकी जो मॉइस्चर है वो कंडेंस होकर के यहाँ पे वाटर के ड्रॉप्स बना देगी, वाटर के ड्रॉप्स बना देगी, और ग्लास के बाहर वाली सरफेस पे आपको ये कंडेंस्ड वाटर दिखेगा, है ना? कंडेंस्ड वाटर दिख रहा है। लेकिन मेरा यहाँ पे पर्पज ये है बताने का कि ये वाटर के ड्रॉप जो अटैच्ड है वो नीचे क्यों नहीं गिर रहे हैं? क्यों नहीं गिर रहे? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर ड्रॉप एंड ग्लास। वो काफी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा नीचे जो फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे ज्यादा कौन सी फोर्स है? अट्रैक्शन फोर्स, एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए वो नीचे नहीं गिर रही है। समझ में आया? एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। तीसरी चीज देखो, जब भी कोई सब्सटेंस मूव करता है, जैसे रूम मान लो कि इस रूम में आप अगरबत्ती जला दो, तो अगरबत्ती जला दो तो थोड़ी देर में उसकी स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है, देखा आपने? फैल जाती है। क्या इसको आपने मूव किया या अपने आप मूव हुआ? कहां से कहां मूव किया? जहां ज्यादा थी वहां से कम की ओर, यही हुआ ना? जहां ज्यादा थी, कोई भी चीज की मूवमेंट जो होती है वो किधर से किधर होती है? जहां पे ज्यादा है वहां से कम की ओर। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। और इसी को हम लोग बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक एग्जांपल हो गया डिफ्यूजन। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ? जब कोई सब्सटेंस अपने आप, विदाउट यूटिलाइजिंग एक्सटर्नल एनर्जी, अपने आप जब कोई चीज अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगी बाय इट्स ओन, विदाउट यूटिलाइजिंग एनी एक्सटर्नल एनर्जी, उस तरह की मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। एग्जैक्टली, ऑस्मोसिस इसका एग्जांपल होगा। आप जैसे मान लो कोई रेजिन है, रेजिन किशमिश, आप उसको पानी में डाल दो, तो क्या वो अपने आप स्वेल हो जाता है? नहीं होता अपने आप, आपको स्वेल कराना पड़ता है। अपने आप होता है ना? तो इस स्वेलिंग के पीछे क्या आपने कोई फोर्स तो लगाया नहीं, ये अपने आप हुआ। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्या? ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम इट्स हायर टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो वो किशमिश के ऊपर जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू वाटर मूव कर रहा है ना, इनसाइड, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो उस एंडोऑस्मोसिस के प्रोसेस से वहां पे जो स्वेलिंग हुआ, दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है? अगर किसी सब्सटेंस, यहां पे आप देख रहे हो कि किसी सब्सटेंस की मूवमेंट हो रही है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, और वो कैसे हो रही है? बाय इट्स ओन, अपने आप। लेकिन अगर इसी का उल्टा है, ये तो हुआ ऊपर से नीचे अपने आप कोई सब्सटेंस है, लेकिन अगर कोई सब्सटेंस को नीचे से ऊपर लेकर के जाना हो, क्या अपने आप जाएगा? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसी चीज को मूव करा है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, तो अपने आप नहीं जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एनर्जी खर्च करना। और उस तरह की जब ट्रांसपोर्टेशन होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट? दिस इज मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन।
तो यहाँ पे एटीपी की यूटिलाइजेशन होगी तभी जाकर के यह चीज मूव कर सकता है फ्रॉम लोअर टू हाई। इस तरह की जो ट्रांसपोर्टेशन होगी, इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या बोलेंगे? एक्टिव। ठीक है, पैसिव का उल्टा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन एक जाइलम वेसल में कैसे। तब तक तो कुछ पूछना है किसी को यहां तक से रिलेटेड, कोई भी चीज ऐसी जो नहीं समझ में आई हो? तो अगर हम प्लांट की बात करें, प्लांट में अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्लांट में जाइलम वेसल में ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो। तो जाइलम वेसल जो होता है डेड होता है, लेकिन जब वो डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से बना होगा तब तो वो लिविंग रहा होगा। जैसे मान लीजिए ये एक जाइलम वेसल, दूसरा जाइलम वेसल, तीसरा जाइलम वेसल, ठीक है, ऐसे जाइलम वेसल। पहले स्टार्टिंग में ये क्या था? लिविंग था। जब डिफरेंशिएशन की प्रोसेस हुई जिसमें कि सिंपल टिश्यू से परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हुआ, तो जब ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ? ये डेड हुआ। जब इसने अपनी परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन को अचीव कर लिया तो ये हो गया परमानेंट टिश्यू। अब ये डेड हो गया, तो डेड हो गया तो इसके अंदर की जो साइटोप्लाज्म थी वो कैसी हो गई? ड्राई हो गई, खत्म हो गया। अब ये जो है वेसल, जो जाइलम वेसल है, रूट का जाइलम, स्टेम का जाइलम, लीफ का जाइलम एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रहते हैं, और अंदर की जो साइटोप्लाज्म है वो हो गई ड्राई। तो क्या हो गया? ऊपर से नीचे तक एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो गई। समझ में आया क्या हुआ? फिर से बताओ, क्लियर है सबको? तो ये रूट से लेकर के स्टेम तक, रूट से लेकर के स्टेम, जैसे ये मान लीजिए प्लांट का, ये प्लांट का स्टेम है, यहां पे लीफ का जाइलम वेसल, स्टेम के जाइलम वेसल और रूट के जाइलम वेसल, सारे जाइलम वेसल आपस में कनेक्ट करके एक लॉन्ग हॉलो कॉन्टिन्यूअस चेन बना, कॉन्टिन्यूअस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। लीफ का जाइलम वेसल, स्टेम का जाइलम वेसल, रूट का जाइलम वेसल, ये क्या बनाया? लॉन्ग हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया। और इस तरह के एक ट्यूब नहीं होंगे, इस तरह के मिलियंस ऑफ ट्यूब। हर ट्यूब जो है वहां पे अटैच होगा लीफ से, ठीक है, हर एक ट्यूब वहां पे लीफ से अटैच होगा। तो देखो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना है, चाहे प्लांट कितना भी हाई हो, वहां पे 100 मीटर का प्लांट भले क्यों ना हो, इस तरह का लॉन्ग हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें रूट का जाइलम, वेसल ऑफ रूट, ये हो गया वेसल ऑफ स्टेम, और ये हो गया वेसल ऑफ लीफ। ये सब मिल करके एक लॉन्ग हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। अब लीफ में क्या प्रेजेंट है? लीफ में है, लीफ के जो लोअर पार्ट होते हैं, जो लोअर एपिडर्मिस होते हैं लीफ का, जैसे ये लीफ हो गया, जो लोअर एपिडर्मिस है उसमें क्या प्रेजेंट है? स्टोमेटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? अब देखिए अब क्या होगा कि ये जो रूट की जाइलम वेसल है वो आगे अटैच है रूट हेयर से, और रूट हेयर कहां पे है? सॉइल के बीच में। ये हो गया सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल के बीच में है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि रूट हेयर्स जो है वो इस सॉइल से मिनरल की अब्जॉर्प्शन कर, सबसे पहला काम इस चीज की अब्जॉर्प्शन, मिनरल की अब्जॉर्प्शन। तो जब मिनरल की अब्जॉर्प्शन होगी यहाँ पे रूट के अंदर, तो मिनरल की ये सबसे पहला प्रोसेस होगा, मिनरल अब्जॉर्प्शन बाय रूट हेयर्स। तो मिनरल जब जहां पे ज्यादा हो गया, मतलब सॉल्ट का अमाउंट हाई हो गया। अब सॉल्ट का अमाउंट हाई हो जाने से क्या हो जाएगा? वहां पे हाइपरटोनिक कॉन्सेंट्रेशन क्रिएट हो जाएगा, हाइपरटोनिक कॉन्सेंट्रेशन वहां पे क्रिएट हो गया। अब जब हाइपरटोनिक कॉन्सेंट्रेशन क्रिएट हो गया तो आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि वाटर की मूवमेंट हमेशा हर एक बार हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ होती है, पढ़ा था। पानी हमेशा किधर मूव करेगा? हाइपरटोनिक की तरफ। तो यहाँ पे जो अगल बगल पानी के पार्टिकल्स हैं वो पानी जो है वो मूव करना शुरू करेगा किधर? रूट के अंदर। इसके कारण वाटर विल स्टार्ट मूविंग इनसाइड रूट। इस रूट के अंदर वाटर और मिनरल, इस दोनों की कंसंट्रेशन काफी हाई। जब कंसंट्रेशन हाई हो गई तो यहाँ पे किस किस चीज की कंसंट्रेशन हाई हुई बच्चों? वाटर प्लस मिनरल की कंसंट्रेशन हाई हुई।
इसकी कॉन्सेंट्रेशन जब हाई हुई तो इट विल क्रिएट अ प्रेशर, क्रिएट रूट प्रेशर क्रिएट किया। समझ में आया? रूट प्रेशर क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे उसी वक्त सनलाइट जो इंसिडेंट हुई है लीफ पे, जो सनलाइट इंसिडेंट हुई है लीफ पे, ये जो सनलाइट इंसिडेंट हुई है लीफ पे, ये सनलाइट के कारण क्या होगा, वाटर जो है वो इवापोरेट होगा। वाटर इवापोरेट हुआ इन द फॉर्म ऑफ वेपर, और वो वेपर कहां निकला, स्टोमेटा से बाहर की ओर निकला, वाटर वेपर के फॉर्म में। स्टोमेटा से यहाँ पे है स्टोमेटा, और उस स्टोमेटा से वाटर वेपर निकला। ओके, इस प्रोसेस को बोलते क्या है, इस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसपिरेशन। अभी मैंने आपको समझाया कि वाटर में एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? वाटर का एक ड्रॉप दूसरी ड्रॉप को बहुत तेजी से अपनी ओर खींचता है, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब जब ये वाटर वेपर बाहर निकल रहा है तो ये करेगा क्या, क्या करेगा, अगल बगल के वाटर पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और वो भी काफी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी हाई होती है। तो यहाँ पे जो वाटर के ड्रॉप जो उसके अंदर लीफ के अंदर है, दैट विल बी अट्रैक्टेड, किसकी तरफ अट्रैक्टेड, टू द वाटर वेपर दैट इज कमिंग आउट। और इसके कारण क्या होगा कि ये अपने पास वाले वाटर पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, फिर वो अपने पास वाले वाटर पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। देखो यहाँ पे एक एक देखो सक्शन पुल क्रिएट हो रहा है ना, सक्शन पुल। जैसे वैसे है ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक से आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो कोल्ड ड्रिंक जैसे स्ट्रॉ से जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो क्या होता है कि आप ऊपर में एक सक्शन पुल क्रिएट करते हो, तो सक्शन पुल क्रिएट करते हो तो नीचे से जो कोल्ड ड्रिंक है दैट विल राइज इन दैट स्ट्रॉ ऊपर की ओर। बिल्कुल देखो, तो यहाँ से जैसे सक्शन पुल क्रिएट किया जा रहा है, और यहाँ पे जो कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक नहीं मतलब वाटर और मिनरल है, वो ऊपर की ओर मूव करेगा, है ना, ये ऊपर की ओर मूव करता गया। तो यहाँ पे जो सक्शन पुल क्रिएट हुआ, सक्शन पुल, वो एक्चुअली कौन क्रिएट कर रहा है, सक्शन पुल ट्रांसपिरेशन क्रिएट कर रहा है। तो ये जो सक्शन पुल क्रिएट हुआ, इस पुल को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। और इस ट्रांसपिरेशनल पुल के कारण जो वाटर और मिनरल है, वाटर प्लस मिनरल, ये दोनों ऊपर की ओर मूव करेगा, असेंडिंग डायरेक्शन में, ऊपर की ओर मूवमेंट हो रही है ना असेंडिंग डायरेक्शन में, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेंड ऑफ सैप। सैप का मतलब वाटर और मिनरल, असेंडिंग डायरेक्शन में ऊपर की ओर मूवमेंट हो रही है, सो इट इज कॉल्ड ए एसेंड ऑफ सैप। और उसमें हेल्प कौन कर रहा है, रूट प्रेशर। रूट प्रेशर खुद एक प्रेशर क्रिएट किया हुआ वहां पे। तो ये रूट प्रेशर जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ट्रांसप्रेशनल पुल, कोहेसिव फोर्स, ये सब मिलकर के इतना हाई प्रेशर वहां पे क्रिएट कर देता है, चाहे प्लांट कितना भी हाई क्यों ना हो, 100 मीटर का प्लांट क्यों ना हो, पानी ऊपर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसके लिए ड्राइविंग फोर्स कौन सा है, ट्रांसप्रेशनल। ठीक है, दिस इज द ड्राइविंग फोर्स। और इस ड्राइविंग फोर्स को हेल्प कौन कर रहा है, रूट प्रेशर हेल्प कर रहा है, साथ में कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हेल्प कर रहा है, और एक और यहाँ पे है, एंड दैट इज कॉल्ड एज कैपिलरी फोर्स। कैपिलरी फोर्स, पतले पतले ट्यूब में जो फोर्स लगती है ना, उसको बोलते हैं कैपिलरी फोर्स। ठीक है, ये चारों मिलकर के वाटर और मिनरल को ऊपर की ओर मूव करेगी, जिसको हम लोग ने बोला एसेंड ऑफ। क्लियर हुआ सबको, एसेंड ऑफ सैप पक्का? चलिए तो रब करो इसको, फिर किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक में, कोई भी ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई हो पूछ लो। देखो दिन के टाइम में यहाँ पे जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, दिन के टाइम में प्लांट जितना वाटर एब्जॉर्ब करता है ना, उसका 98% तो लॉस हो जाता है, सिर्फ 2% जो है दैट विल बी यूटिलाइज्ड। और ट्रांसपिरेशन प्लांट के लिए बेनिफिशियल भी है। अगर ये ट्रांसपिरेशन ना हो तो वाटर मिनरल ऊपर मूव करेगा कैसे, है ना। ट्रांसपिरेशन सिर्फ वाटर मिनरल को मूव ही नहीं कर रहा है, इसके साथ साथ एक और काम कर रहा है। क्या कर रहा है, दैट विल मेंटेन द टेम्परेचर। क्या ये इवापोरेशन है, इवापोरेशन विल कॉज कूलिंग इफेक्ट। तो प्लांट का जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठंडा प्लांट के नीचे जाते हो तो टेम्परेचर कम रहता है ना, तो दैट इज क्यों, रीजन बिहाइंड दिस इज दिस ट्रांसपिरेशन, उसके नीचे का टेम्परेचर कम रहता है। समझ में आ गई बात? लेकिन रात में जाओगे तो प्लांट के नीचे का टेम्परेचर हाई रहता है, दिन में ठंडा रहता है, क्योंकि दिन में तो ट्रांसपिरेशन हो रही है, लेकिन रात में तो ट्रांसपिरेशन नहीं हो रही है।
रात में तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है ना, रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है प्लांट में, तो रात में ठंडा नहीं लगेगा आपको, रात में गर्म लगेगा ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो मैं आपको ये बता रहा था कि दिन के टाइम में ट्रांसपिरेशन इज द मेन ड्राइविंग फोर्स, लेकिन रात के टाइम में रूट प्रेशर जो है उसके कारण इतना सफिशिएंट प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि प्लांट में ऊपर तक पानी पहुंच जाता है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी पहुंच जाती है, क्योंकि रात के टाइम में 98% जो लॉस हो रहा था दिन में वो भी तो नहीं हो रहा है, तो रात में पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है प्लांट की। तो वैसी कंडीशन में प्लांट को जितना पानी चाहिए वो रूट प्रेशर से कंप्लीट हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है उसकी नीड से ज्यादा हो जाता है, और वैसी कंडीशन में जब उसकी नीड से ज्यादा हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा कि प्लांट में जो इसकी लीफ की टिप है ना, वहां से मार्जिन से पानी बाहर निकलने लगता है, और वो भी ड्रॉप के। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गटेशन। गटेशन कब होगा? खासकर अभी ठंड के मौसम में बहुत अच्छा आसानी से दिख जाएगा आपको, बहुत सारे प्लांट के टिप पे, इस जगह पे टिप पे आपको वाटर की ड्रॉप दिखिए, वो वाटर की ड्रॉप जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस रूट, दैट इज कमिंग ड्यू टू रूट प्रेशर। और यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है लीफ की मार्जिन पे, जिस मार्जिन को हम लोग जिस होल को बोलते हैं हाइडेथोड, उस हाइडेथोड से वाटर बाहर निकला। लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो प्रोसेस अभी जो बाहर निकला इसको हमने बोला था गटेशन। क्या बोला था? गटेशन। गटेशन कब होता है? गटेशन रात के टाइम में होगा या अर्ली मॉर्निंग के टाइम में होगा। तब क्यों होगा गटेशन? अगर प्लांट में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर वहां पे प्रेजेंट है, तो वो एक्सेस वाटर जो है दैट विल कम आउट थ्रू द लीफ मार्जिन। यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है, जिस होल को हम लोग हाइडेथोड बोलते हैं, उस हाइडेथोड से पानी बाहर निकलेगा, लेकिन पानी निकलेगा ड्रॉप के फॉर्म। ठीक है, ड्रॉप के फॉर्म। तो गटेशन से वाटर लॉस हो रही है प्लांट में, ट्रांसपिरेशन से भी वाटर लॉस हो रही थी। अगर दोनों में डिफरेंस पूछा जाए कि गटेशन और ट्रांसपिरेशन में क्या डिफरेंस है, गटेशन में रात के टाइम में, गटेशन सिर्फ रात के टाइम में या अर्ली मॉर्निंग में जब टेम्परेचर कम है एनवायरमेंट का, तब। ट्रांसपिरेशन जब भी होगा दिन के टाइम में। ट्रांसपिरेशन के लिए सनलाइट रिस्पॉन्सिबल है, गटेशन के लिए रूट प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है। गटेशन जब होगा तो वहां पे वाटर की ड्रॉप बाहर आएगी, और सिर्फ वाटर की ड्रॉप ही बाहर नहीं आएगी, वाटर के साथ मिनरल्स भी आएंगे। गटेशन ज्यादा डेंजरस है क्योंकि वाटर के साथ मिनरल्स भी बाहर आ रहे हैं। ट्रांसपिरेशन जब पानी इवापोरेट करता है वेपर के फॉर्म में, तो वहां पे सिर्फ पानी निकलता है, मिनरल्स बाहर नहीं निकलेगा, है ना। तो ट्रांसपिरेशन से सिर्फ वाटर लॉस होगी, लेकिन गटेशन से वाटर के साथ मिनरल भी लॉस होता है। समझ में आया? ट्रांसपिरेशन हो रहा है स्टोमेटा से, और गटेशन हो रहा है लीफ मार्जिन से। ओके, क्लियर सबको? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? नहीं पूछना? आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं जाइलम में। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? मैंने जो कुछ बोला कब चाहिए उसको प्लांट को, विंटर में चाहिए कि समर में चाहिए? आगे बढ़े, नेक्स्ट में आते हैं ट्रैकिड। ट्रैकिड अभी तो आपने पढ़ा जाइलम की बेसल के बारे में। ट्रैकिड में देखिए, ट्रैकिड का जो स्ट्रक्चर, ट्रैकिड जो है ये वेसल के थ्रू तो ट्रांसपोर्टेशन नॉर्मली हर प्लांट में होता है, लेकिन ट्रैकिड के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है मेनली उस तरह के प्लांट में जो लोअर ग्रुप के प्लांट। लोअर ग्रुप कहने का मतलब साइकस, पाइन्स, ये सब जो प्लांट, पाइन नहीं सुना है? पाइन प्लांट का नाम नहीं सुना है? पाइन, पाइन प्लांट का नाम नहीं सुना? पाइन तो बड़ा कॉमन। ये सब जो प्लांट होते हैं ना, ये सब एक्चुअली एक्चुअली इस सब प्लांट को ये लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट बोला जाता है। तो इस प्लांट में ट्रैकिड्स होते हैं, और ट्रैकिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का, यहाँ पे भी उसी तरह से लंबे होंगे, सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल ना होकर के यहाँ पे टैपिंग एंड्स, इसमें इसके ऊपर कई सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं। ट्रैकिड के जो एंड्स होते हैं ना वो टैपिंग एंड्स होते हैं, मतलब ऊपर और नीचे की ओर क्लोज्ड होंगे। यहाँ पे वाटर और मिनरल की मूवमेंट जैसे इसमें हुई, अब ये ऊपर भी मूव कर रहा है और साइडवर्ड भी मूव कर रहा है, फिर इसमें ऊपर भी मूव किया और साइडवर्ड भी मूव किया, इधर साइडवर्ड मूव किया, इधर साइडवर्ड मूव किया। इस तरह से वाटर और मिनरल की जो मूवमेंट होती है ना, वो अपवर्ड भी होती है और साइडवर्ड भी, दोनों तरीके, दोनों मूवमेंट।
तो ट्रैकिड जो है ये खासकर एग्जांपल है इसके साइकस, पाइन्स। हिली एरिया में जाओगे ना तो मोस्टली आपको पाइन्स ही दिखेंगे। पाइन्स जो पतली पतली लीफ होती है और उसमें कोन्स होते हैं, पाइन्स के कोन होते हैं। तो आप देखना कहाँ कौन, बस देखे होगे जरूर, आप जानते नहीं होगे किसी को बोलते हैं। देखे होगे, मनाली वगैरह में जाओगे ना तो आपको मेनली पाइन्स ही दिखेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो आपके ये हो गया टॉपिक। अब आते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन फ्लोएम। फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो होती है ट्रांसपोर्टेशन इन फ्लोएम। यहाँ पे सीप ट्यूब होता है और साथ में सीप ट्यूब के साथ में हमेशा प्रेजेंट होता है कंपेनियन सेल। ये सीप ट्यूब हो गया, ये है सीव प्लेट, इसको हम लोग बोलते हैं सीव प्लेट। ये हो गया सीप ट्यूब। ये जो आप होल्स देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं सीव पोर। इसके साथ साथ में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल, इसकी न्यूक्लियस काफी हाईली एक्टिव होती है, हाईली एक्टिव न्यूक्लियस। तो होता क्या है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ये लीफ, लीफ ने जो फूड बनाया, प्रिपेयर किया फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, ग्लूकोज बनाया। अब वो ग्लूकोज जो लीफ में उसके नीड से ज्यादा है, वो क्या करेगा, वो उसको स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और उसने कहा डाल दिया, सीप ट्यूब के अंदर। सीप ट्यूब क्या है, लिविंग है। लिविंग है तो इसके अंदर में प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म होगा। तो यहाँ पे फूड की जो फॉर्मेशन हो रही है, फूड फॉर्मेशन, वो हो रही है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और फूड की जो, ये कहां पे होती है, इन लीफ, लीव्स में। लेकिन फूड की जो स्टोरेज होती है प्लांट में, वो बेसिकली कौन सी फॉर्म में होती है, स्टार्च के। और स्टार्च के फॉर्म में स्टोरेज होती कहां पे है, स्टेम में या फिर रूट में। स्टेम में या फिर रूट में होती है। अब यहां से लीफ से रूट तक या फिर स्टेम तक पहुंचा कैसे, पहुंचेगा कैसे, थ्रू सीप ट्यूब। तो यहाँ पे लीफ ने फूड को, जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई थी, उसको सबसे पहले कन्वर्ट करेगा किस फॉर्म में, ये कन्वर्ट किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। ग्लूकोज को कौन से फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, सुक्रोज के फॉर्म। एक्चुअली ये सुक्रोज का जो फॉर्म होता है ना, इस फॉर्म में फूड इज कैरीड या ट्रांसपोर्टेड। फूड की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है सुक्रोज के फॉर्म। ठीक है, स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में होती है, स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में होती है, फॉर्मेशन ग्लूकोज के फॉर्म में होती है, स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में होती है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो सुक्रोज के फॉर्म। तो सबसे पहले इस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाएगा सुक्रोज के फॉर्म में। अब ये सुक्रोज आ गया कहां पे, सीप ट्यूब के अंदर। अब ये सीप ट्यूब के अंदर यहां से कैरी करके लेकर के गया, पहुंचा कहां तक, रूट, रूट या स्टेम तक जाकर के स्टोर हो गया। क्यों स्टोर करेगा, फूड स्टोर कर, मतलब प्लांट स्टोर करेगा क्यों, फॉर फॉर द नीड, फॉर फ्यूचर यूज। अभी जैसे मान लो कि एक हफ्ते तक सनलाइट नहीं आई, तो अब उस एक हफ्ते तक तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ ना, तो उस एक हफ्ते में प्लांट को की जो रिक्वायरमेंट है फूड की, वो कहां से आएगा, वो उस स्टोर्ड फूड को कंज्यूम करेगा। या प्लांट में जब फ्रूट की फॉर्मेशन होगी, उस वक्त उसकी एनर्जी नीड काफी हाई हो जाती है फ्रूट की फॉर्मेशन के लिए। उस वक्त उसको क्या चाहिए, फूड चाहिए। अब वो फूड कहां से आएगा, एक्स्ट्रा अमाउंट में फूड चाहिए, वो कहां से आएगा, स्टोर्ड फूड आएगा। तो जो प्लांट ने स्टोर कर दिया इन द फॉर्म ऑफ रूट, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, कहां पे स्टोर किया, रूट या स्टेम में। किधर से गया, किधर से बना था लीफ में, ट्रांसपोर्टेशन हुआ सीप ट्यूब के थ्रू, सीप ट्यूब के थ्रू, और सीप ट्यूब के थ्रू जाकर के ये स्टोर हो गया रूट या स्टेम। अब जब प्लांट को इसकी रिक्वायरमेंट होगी, अब इसको वापस ऊपर लेकर गया, लेकिन वापस लेकर ऊपर लेके आने के लिए इसको चाहिए एनर्जी। ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए जो एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए, वो देगा कौन इसको, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द कंपेनियन सेल। इसका है ना हाईली एक्टिव न्यूक्लियस, वो देगा एटीपी बना के इसको।
तो जब भी रिक्वायरमेंट होगी इसकी एटीपी की, तो वो फूड को ऊपर जो लेकर के आएगा, जहां पे नीड है वहां तक लेकर के जाएगा। तो ये जो बाय डायरेक्शनल मूवमेंट हो रही है उसके लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी प्रोवाइड करेगा कौन? कंपेनियन सेल प्रोवाइड करेगा इसको एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सब्सटेंस की मूवमेंट होती है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। जबकि इससे पहले जो आपने देखा था एसेंट ऑफ सैप, वहां पे तो पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या वहां पे प्लांट अपनी एनर्जी यूटिलाइज कर रहा था? नहीं, वहां पे तो ड्राइविंग फोर्स ऑलरेडी था। कौन सा ड्राइविंग फोर्स था? सनलाइट थी, और रूट प्रेशर था, कैपिलरी फोर्स था, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। वहां पे तो एनर्जी खर्च करने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पे एनर्जी खर्च करने की जरूरत है। वहां पे याद करो ट्रांसपोर्ट एसेंट ऑफ सैप में ये जो मूवमेंट हो रही है सब्सटेंस की, इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। दिस मूवमेंट ऑफ द प्रिपेयर्ड फूड इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। तो आप अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसलोकेशन एंड एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, ट्रांसलोकेशन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एसेंट ऑफ सैप किस चीज के लिए होता है? किस चीज के लिए होता है? वाटर मिनरल। ट्रांसलोकेशन किस चीज के लिए होता है? सिंथेसाइज्ड फूड के लिए। एसेंट ऑफ सैप कहां पे होगा? जाइलम में। ये कहां पे होगा? फ्लोएम में। एसेंट ऑफ सैप के पीछे रिस्पांसिबल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? ट्रांसलेशनल फोर्स, कोहेसिव फोर्स, कैपिलरी एक्शन, रूट प्रेशर। यहां पे कोई ड्राइविंग फोर्स है? नहीं, कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। समझ में आ गया? तो ये बेसिक डिफरेंसेस हो गए बिटवीन एसेंट ऑफ सैप एंड ट्रांसलोकेशन। क्लियर हुआ सबको? प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन क्लियर हो गया सबको? चलिए, तो आपका ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। तो आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। कल की क्लास की टाइमिंग सेम रहेगी। ठीक है, चलो बच्चों, ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट।